नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा द अनईज ऑफ रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कंट्रोवर्सी अभी हाईलाइट हो रही है कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर प्रेशर बनाया गया जिससे कि सऊदी अरब और चाइना की रैंकिंग है वो राइज की जा सके। तो ऐसे में ये कंट्रोवर्सी से पहले ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है इसको थोड़ा एनालाइज करें तो क्या वाकई में ये कंट्री की रियल इमेज लेकर के आता है कि वाकई में क्या एक कंट्री के अंदर सिनेरियो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। दूसरा आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे एन एथिकल अपग्रेड। देखो अभी फेसबुक के एक एम्प्लॉय एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय उन्होंने विसल ब्लो किया है कि फेसबुक में किस तरीके से गलत तरीके से एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है, फेवर किया जाता है कुछ लोगों का, कुछ को अगेंस्ट में रखा जाता है और लोगों को उनके खुद के टाइम में, मतलब आप यूज़र हैं अगर फेसबुक के, इसीलिए तो बोला जाता है ना कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियसली तो सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। यूट्यूब पे तो आप वीडियो देखो, बाकी और ज़्यादा नहीं। ये क्या करते हैं, इनकी एल्गोरिदम कुछ ऐसी रहती है कि आपको फुली एंगेज रखने की कोशिश की जाती है और आप पेज को स्क्रॉल बाय स्क्रॉल करते जाओगे और वो आपकी एंगेजमेंट, आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर पोस्ट आपके सामने अपीयर होती जाएंगी। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आप एंगेज करोगे और जितना एंगेज करोगे उतना ही फेसबुक के लिए पैसा बनेगा। तो ये मुद्दा जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा द कंटेस्ट फॉर द मून। यहाँ पर हम जानेंगे कि एक तरफ तो चाइना और रशिया दोनों मिलकर के अपनी लेवल पे काम कर रहे हैं आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए कॉमर्शियली और मिलिट्रीली, और दूसरी तरफ यूएस लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को पुश करना चाह रहा है आगे अपने प्रोजेक्ट पे जिससे कि चाइना की एग्रेशन को कंटेन किया जा सके। साथ में इंडिया को भी यूएस ने अपनी तरफ से प्रपोजल दिया कि वो भी ज्वाइन कर ले यूएसए का जो ग्रुप है वो। तो देखेंगे कि जो कोल्ड वॉर के बाद में जो हार्मनी आई थी पूरे वर्ल्ड में वो देखो फिर से कहीं ना कहीं डिसअपियर होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है द कंटेस्ट फॉर द मून। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन ने। देखो 1 साल पहले की बात है जब 8 कंट्रीज जिनको लीड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स साथ में आते हैं और एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको बोलते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड। इस अकॉर्ड में ये था कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसी गाइडलाइंस स्टैब्लिश की जाएंगी जिससे कि मून पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंशन मिल सके। अब इसमें आप देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रिसोर्सेज की माइनिंग या फिर लूनर सरफेस को कॉलोनाइज करना, सेटलमेंट करना ह्यूमंस का वहाँ पर। इसमें टोटल 8 कंट्रीज सिग्नेटरीज थे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ ने भी इस आर्टेमाइज अकॉर्ड को ज्वाइन कर लिया है, वो है ब्राज़ील, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड यूक्रेन। तो ऐसे ये सारे कंट्रीज़ मिलकर के प्रोग्राम कंटिन्यू करने का पूरा एकदम मानस बना चुके हैं कि हाँ जी अब मून सरफेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इंडिया का क्या है यहाँ पर। तो इंडिया को देखो यूएस ने इनवाइट किया कि आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो और प्रिलिमिनरी मतलब शुरुआती ऑफिशियल डिस्कशंस ऑलरेडी हो भी चुकी हैं जिसमें आप देख सकते हो हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनकी वाइट हाउस में इस बारे में बातचीत भी हुई है। इसी की वजह से आपको ध्यान होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल फोरम है, क्वाड है, अब वहाँ क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं यूएस, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान, और इन्होंने अपनी तरफ से एक सेपरेट वर्किंग ग्रुप जो है वो लोकेट कर दिया, बना दिया है, दैट इज क्वाड वर्किंग ग्रुप ऑन आउटर स्पेस। इससे क्या होगा कि अर्थ की सरफेस से बाहर जितना भी एरिया है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आएगा सिस लूनर। सिस लूनर वर्ड का मतलब ये है कि अर्थ एंड मून दोनों के बीच का जो ये डार्क स्पेस आएगा वहाँ पर आप यूटिलाइज करोगे उस स्पेस को। तो जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो हर एक कंट्री की देखो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो नियर अर्थ स्पेस जिसको हम बोल सकते हैं ब्राउन वाटर्स, ठीक है, जो कि अर्थ सरफेस है उससे ज़्यादा हाइट पे ना जा करके
जो ऑर्बिट्स हैं, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट है, वहाँ तक का तो एक्सप्लोरेशन हर कोई कर रहा है, पर सवाल यह आ गया है कि अब यहाँ से भी बाहर निकलना एक कोशिश है, मतलब इसके लिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे ब्लू वाटर्स। दैट मीन्स कि पानी का वो हिस्सा जो कि कोस्टल एरिया से बहुत दूर है, इसका मतलब अर्थ सरफेस से बहुत दूर का जो पूरा यूनिवर्सल पार्ट है, यूनिवर्स का जो पार्ट है, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे वो मून हो या फिर इंटरप्लैनेटरी प्रॉब्स हो, कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाकर के सैटेलाइट्स जो हैं वो सर्च कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके मिशंस हैं वो सर्च कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने इतना कुछ आगे तक तो बढ़ा दिया है इंसान को। अब देखो, मून पर जो भी टारगेट्स हैं उसमें कुछ ऐसा है कि वहाँ पर एक तो सेटलमेंट किया जाए, रिसर्च लेबोरेटरी स्टैब्लिश की जाए, और ऑर्बिटिंग का जो प्रोविज़न है मून के चारों तरफ, जिससे कि मून सरफेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया जा सके, वो भी अपनी तरफ से काम किया जा रहा है। देखो, वैसे तो 20th सेंचुरी में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कंपटीशन था, दोनों कंट्रीज एक दूसरे से compete करते थे और एक्सप्लोरेशन मून तक पहुंच चुका था। पर जैसे ही कोल्ड वॉर थोड़ा ख़त्म होता है 1990s में आते आते, तब 1989 1991 के बीच तक, तब फिर बाद में ये जो रेस थी यूएसएसआर और यूएस के बीच की आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने की, वो रुक जाती है। पर आज की अगर परिस्थिति देखी जाए तो बीजिंग का जो लूनार मिशन है, जिसमें वहाँ के एक देवी है चाइना की, जिसको बोलते हैं शेंगी, ठीक है। अब शेंगी जो है उसी की सीरीज के अंदर चाइना ने एक्सप्लोरेशन 2007 से शुरू कर रखा है। अभी तक शेंगी 1, 2, 3, 4 और 5 तक जा चुके हैं, और 5वां जो मिशन है उसने तो क्या किया है कि लोनर सरफेस, दैट मीन्स मून की सरफेस से कुछ मटेरियल भी कलेक्ट किया है, वो लेकर के भी आ चुका है। ऐसा करने वाला पहली बार, मतलब जो लास्ट जो मिशन था वो लूना 24 था, सोवियत यूनियन का था, सोवियत लूना 24, जो 1976 में किया था ऐसा, कि मून की सरफेस से मटेरियल कलेक्ट किया और अर्थ पे लेकर के आया। उसके बाद में ये पहला है शेंगी 5। ओके, अब बात यह है कि चाइना अपनी तरफ से टारगेट कर रहा है शेंगी 6, 7, 8 को और लॉन्च करने का, और टारगेट यही है मून को एक्सप्लोर करना। साथ में अब आप देखो कि शेंगी 5 जो है ना, वो चाइना ने लॉन्च किया था, और वो जाकर के शेंगी 4 को लॉन्च किया था, वो जाकर के सेटल हुआ था मून के सदर्न पोल पे, जो कि अर्थ सरफेस से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा था चाइना के लिए। अब क्या है कि चाइना के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 6, 7, 8, शेंगी 6, 7, 8, ये तीनों के तीनों का टारगेट रहेगा कि मून सरफेस पे एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है वो लोकेट किया जाए, क्रिएट किया जाए साउथ पोल पे। और साउथ पोल ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर आइस है, आइस डिपॉजिट्स अवेलेबल है, तो बोले यहाँ पर ह्यूमन का सर्वाइवल थोड़ा आसान हो पाएगा। अब देखो, चाइना इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना चाह रहा है, वहाँ पर एक स्पेस स्टेशन तक क्रिएट करना चाह रहा है, तो इस केस में बात आ जाती है कि एक पावरफुल उनको रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में लॉन्ग मार्च CZ9 नाम से एक सुपर हैवी रॉकेट पे काम कर रहा है चाइना, जो कि 50 टन तक का वजन ले जा सकेगा मून तक या स्पेस में कहीं पर भी। पॉइंट ये आ गया कि क्या इंडिया के पास में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं? तो देखो, हमारा जो चंद्रयान 2 गया था, जिसमें लैंडर और रोवर वो फेल हो गए थे, ऑर्बिटर तो फिर भी काम कर रहा है, तो उसमें आप देखो इंडिया का PSLV रॉकेट जुलाई 2019 में लेके गया था, इसका वजन था सिर्फ और सिर्फ 4 टन। अब आप देख लो चाइनीज़ कैपेबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है और इंडिया कहाँ पर है। और ये जो आउटर स्पेस है, ये एक न्यू रियलिटी निकल के आ रही है, वही रियलिटी जो कोल्ड वॉर टाइम पे थी। तो ऐसे में चाइना ने इंटरनेशनल डायमेंशन ऐड कर दी है, और साथ में ILRS प्रोजेक्ट को अकेला इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ये जो इंटरनेशनली अपने खुद का जो लोनर स्पेस स्टेशन क्रिएट कर रहा है, इंटरनेशनल लोनर रिसर्च स्टेशन, इसके अंदर चाइना अकेला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसमें लाइक माइंडेड कंट्रीज को इनवाइट भी किया हुआ है, जिसमें से रशिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा चाइना के साथ में। वो रशिया जो कोई ज़माने में खुद लीडिंग स्पेस एक्टर हुआ करता था। अब ये जो प्रोजेक्ट है चाइना का ILRS, इस प्रोजेक्ट में रशिया भी अपनी तरफ से जो लूना सीरीज थी USSR के टाइम पे, उसको रिवाइवल देगा, और लूना 25, 26, 27 ये 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं। और साथ में कौन जाएंगे?
चाइना के जो शेंगी 678, मतलब इन छहों का कॉम्बिनेशन एक साथ फ्लाइट करेगा। और टारगेट क्या है? रिकॉनेसेंस, दैट मीन्स जो सर्वे करने की कैपेसिटी है, चाहे मिलिट्रीली करो चाहे कॉमर्शियली करो, वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो पाएगी एक्यूरेसी के साथ में, जिससे कि मून के बारे में और ज़्यादा पता किया जा सके। ठीक है, तो ILRS जो है एक जॉइंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, या फिर ILRS जो है वहाँ पर दोनों कंट्रीज, कम से कम ये दो तो साथ हो गए, बाकी और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया भी अगर आ सके तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी अगर कोलैबोरेट करे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि चाइना के रिलेशन उनके साथ में अगर टेरिटोरियली देखा जाए तब तो एग्रेसिव है चाइना, पर बाकी चीज़ों में अभी तक भी चाइना को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो ये बात है कि लूनर बेस कंस्ट्रक्ट करने का जो शुरुआत है वो ये है कि 2026 के बाद में ये होना शुरू हो जाएगा। तो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन देखें तो रशिया और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ में आ गए। वजह क्या है? अमेरिका। देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये आपको पता है। इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर बात करें तो रशिया और चाइना के बीच में कोलैबोरेशन, तो यूएस क्या पीछे रहेगा? इसीलिए यूएस ने अपनी तरफ से ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है ये शुरू किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ परसीव की कि वाकई में चाइना हमें चैलेंज कर रहा है। अब आप देखो 1960s की बात है, उस टाइम पर अपोलो प्रोग्राम को यूएसए ने बंद कर दिया। मतलब 1960s के टाइम पे रेस शुरू हो गई थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में मून सरफेस को एक्सप्लोर करने की। वो फिर 1970s आते आते यूएसए ने डिसकंटिन्यू कर दी। वजह, क्योंकि उधर से यूएसएसआर की तरफ से इतना कुछ एक्सप्लोरेशन था नहीं, और यूएस को यूँ लगा कि इकोनॉमी को हम कहीं और एक तरीके से डिप्लॉय करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर आप देखो मॉस्को और बीजिंग साथ में मिलकर के अब अपना खुद का नया प्लान कर रहे हैं, तो यूएस पीछे हटने की बिल्कुल भी कहते हैं ना मानस में नहीं है। अब पॉइंट ये है कि 2024 से अपना ये जो प्रोग्राम है यूएस, जिसका नाम हम बोल रहे हैं आर्टेमिस, इसमें काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो चाइनीज प्रोग्राम ILRS और आर्टेमिस प्रोग्राम, दोनों की स्ट्रक्चर देखोगे ना तो मोर और लेस एक जैसी दिखेगी। ठीक है, इसमें जो आर्टेमिस प्रोग्राम है इसमें स्पेस स्टेशन कराया जाएगा। चाइना तो क्या कर रहा है, वहाँ पर मून की सरफेस के ऊपर एक रिसर्च स्टेशन लोकेट करेगा, जबकि आर्टेमिस प्रोग्राम में एक और लोनर ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन क्रिएट किया जाएगा। दैट मीन्स मून के चारों तरफ चक्कर काटने वाला स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो कि आप देख सकते हो साउथ पोल की तरफ एंट्रेंस को इंश्योर करेगा। वही वजह, क्योंकि वहाँ पर आइस एंड क्लाउड्स सस्टेन कर पाते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी वहाँ पे। तो अमेरिकन लीडरशिप जो लूनर एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा है, और चाइना, दोनों अगर एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे तो कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन है कि नहीं, एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। वैसे तो 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हो गई थी, और इसमें सीधा से ये कहा था कि मून या फिर दूसरी जो सेलेस्टियल यूनिवर्स में जो दूसरी बॉडीज़ हैं उनको आप सोच समझ करके यूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पर किसी भी नेशनल टेरिटोरियल इशू को आप वहाँ पर हाईलाइट नहीं करोगे। दैट मीन्स कि जिस तरीके से मून है या फिर दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज है, अदर प्लैनेट्स, या फिर कोई भी आप बॉडी के ऊपर एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर जाकर अगर आपने कोई जगह पर अपना स्पेस स्टेशन लोकेट कर दिया, या फिर आप वहाँ पर लूनर स्पेस रिसर्च स्टेशन लोकेट कर दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि वो आपकी एक्सक्लूसिव बाउंड्री हो गई है कि ये जी हमारा, तो ये तो हमारा देश हो गया, हमारे देश का टुकड़ा है। आप अपनी सॉवरेनिटी को क्लेम नहीं कर सकते हो वहाँ पर, नेशनल सॉवरेनिटी को। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी में। इसके अलावा और एक चीज़ क्लियर कर दी कि आउटर स्पेस है वो प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड, मतलब पूरे देशों का इक्वल राइट रहेगा, किसी का भी वहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, अब देखो जो ये आउटर स्पेस ट्रीटी थी, इसमें आपने क्या किया, यूनिवर्सलिज्म के ऊपर फोकस किया, और वही चीज़ कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज को स्कोप देती है कि हम आगे एक्सपेंड करें। पर आज की जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा चैलेंज है, वो ये कि कॉमर्शियल और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीज हैं वो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं स्पेस का, तो उस केस में यहाँ पर जो आउटर स्पेस ट्रीटी है इसके ऊपर क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से आउटर स्पेस ट्रीटी में से
अपनी फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और वो इंटरप्रिटेशन है वही कहीं ना कहीं मेजर पावर्स के बीच में राइवलरी का कारण बन सकती है। तो ऐसे में जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन, और वो भी कहाँ पर, मून के लिए, वो एक रियलिटी बनने में कोई दूरी नहीं है। जैसा कि हमने देख लिया कि यूएस और चाइना, यूएस लेड ग्रुप और चाइना लेड ग्रुप दोनों अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, और टारगेट क्या है, मून को इस तरीके से यूज करना। अब वैसे तो देखो, आउटर स्पेस ट्रीटी तो ये कहती है कि आप ट्रांसपेरेंट मैनर में सब साथ मिलकर के इंटर ऑपरेबिलिटी के बेसिस पे काम करो, इमरजेंसी असिस्टेंस एक दूसरे को प्रोवाइड करो, और इंटरनेशनल कॉपरेशन होना चाहिए अगर आउटर स्पेस में आप एक्सप्लोरेशन करते हो। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया और चाइना क्या इस तरीके से यूएस के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी हैं? ये दूर दूर तक हमें पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब सवाल यह है, इंडिया के पास में क्या चॉइस है? देखो, आर्टेमिस अकॉर्ड है, ये दिल्ली के लिए एक ऑप्शन देता है। कैसे? कि अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है दिल्ली, हम ज्वाइन करते हैं, तो हमारी खुद की स्ट्रेटजीज हमारे हिसाब से तैयार कर पाएंगे, और साथ में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो टेक्नोलॉजिकल बेस है उससे भी हम लर्न कर पाएंगे। तो हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि यूएस लेड ग्रुप है उनके साथ में हमें काम करने की ज़रूरत है। साथ में हमें एक ऐसा लेजिस्लेशन भी लाना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट कर दे, और उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे रूल्स आप स्टैब्लिश कर दो जो कि कंटिन्यूटी में हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू करें, और स्पेस एक्टिविटीज़ को ऐसे नहीं सरकार बदल गई तो रोक दिया, है कि नहीं। और साथ में इंटरनेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए हमें ये बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी एग्रीमेंट का जो है वो ध्यान रखा जाए। तो इंडिया देखो, सामने चैलेंज कम नहीं है। स्पेस ऑर्डर में चाइना की जितनी प्रेजेंस इंक्रीज हो रही है उतना इंडिया के लिए कम नहीं है प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसे में पॉलिटिकल एजम्पशन पास्ट की अलग थी, आज की अलग है, रियलिटी कुछ और है। न्यू ग्लोबल नॉर्म्स हैं, वो साथ साथ यही कहते हैं कि देखो, एक तो आउटर स्पेस ट्रीटी को स्ट्रेंथन किया जाए, और साथ में इंडिया की बात करें तो इंडिया को भी अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है जियोपॉलिटिक्स और स्पेस जो है, आउटर स्पेस, उनके बीच में लिंक, रिलेशन 21st सेंचुरी का। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज द अनईज ऑफ रैंकिंग। आर्टिकल को लिखा है सोनाल दे देसाई ने। इनका ये कहना है, देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हर कोई बात करता है, हर एक कंट्री, इवन हमारे देश में तो इसको टारगेट लेकर के इतने रिफॉर्म्स ला दिए कि हाँ भाई, कैसे भी करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग राइज हो, और रैंकिंग जब राइज होगी तो हमारे यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा। पर सवाल ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी जो सब प्रेशर बना हुआ है वो ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग देने के लिए जो डेटा यूज होता है, उस डेटा में ये एक आउटकम निकल के आया कि चाइना और सऊदी अरब की तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि जी आप हमारी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा स्कोर दो, हमें डेटा में आगे दिखाओ। तो इसका रिजल्ट क्या रहा? एक इंडिपेंडेंट ऑडिट स्टैब्लिश की गई है, जिससे ये पता पड़ रहा है कि वर्ल्ड बैंक इस साल इस इंडेक्स को रोक रहा है, और यहाँ तक माहौल बन चुका है कि हो सकता है कि इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अबेंडन भी कर दिया जाए, छोड़ भी दिया जाए। पर सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केवल डेटा में जो ये सारी वेरिएशन लाए जा रहे हैं आर्टिफिशियली बहुत ही गलत तरीके से, इसकी वजह से अबंडन करने की ज़रूरत है, या फिर इस इंडेक्स को अगर हम डिकोड करें, समझें, तो इसमें बहुत सारी कमियां पहले से हैं, पहले ही इसको बंद कर देना चाहिए था। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हैं राइटर। देखो, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो रिसर्चर्स ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है ये डेवलप की थी ये सोच के कि जिस देश में भी अच्छे कानून है, अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और वहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस करना चाहे तो उनको अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, इसका मतलब उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आप उनको अच्छी रैंक दे दोगे। और अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी रैंकिंग किसी कंट्री की है तो वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं कि जी वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट वो कर लेंगे। अब सवाल ये है कि डेटा कलेक्शन के लिए आप अलग अलग डायमेंशंस पर रिलाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मल्टीपल डायमेंशन है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी किसी भी कंट्री की, इसके साथ में आप देखते हो कि जो दूसरे डायमेंशन, जैसे कि कोई प्रोसीजर है बिजनेस को स्टार्ट करने का, बिजनेस को एग्जिट करने का, या फिर
कोई भी कंस्ट्रक्शन परमिट है, कोई भी साइट पे आप बड़ी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, बड़ी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, तो उसके लिए अप्रूवल कितना जल्दी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने में कितना टाइम लगता है, या प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्रेशन है उसको करने में कितनी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, कितनी कम हर्डल है, कितनी ज़्यादा हर्डल है, उसके अकॉर्डिंग उधार कितना जल्दी मिल जाता है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं उनको आप उनका इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट करते हो कि नहीं, और टैक्सेस टाइम पे करने, टैक्स पेइंग सिस्टम, दैट मीन्स ज़्यादा कोई परेशानी तो नहीं होती है। कोई भी अगर बिजनेस अपना इंडिया में स्टैब्लिश करे या कोई भी कंट्री में स्टैब्लिश करे तो वहाँ टैक्स से तो उनको परेशानी नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके अलग अलग डायमेंशन को अलग अलग वेटेज दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है, और अल्टीमेटली फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब सवाल ये है कि हमने ये इंडेक्स क्यों लिया, किस वजह से, कि इंटरनेशनली अगर सभी कंट्रीज के लिए सेम पैरामीटर्स के ऊपर अगर उनको रैंकिंग दे दी जाएगी तो दो कंट्रीज को कंपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर पॉइंट यहां पर ये आ जाता है कि क्या हर एक कंट्री से सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो सवाल ये है। दूसरा, जो सवाल पूछे जाते हैं सर्वे के अंदर, वो सवाल क्या वाकई में इतने रेलेवेंट है कि ये रियलिटी है वो निकाल करके लेके आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर इंडिया की रैंकिंग की बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाला जो हमने पैरामीटर देखा ना कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने में कितना टाइम लगता है, कितनी हर्डल आती है, कितनी कम हर्डल आती है, तो उस टाइम पे इंडिया को स्कोर मिलता था 2015 में 70, जो कि बढ़कर के 89 तक ले जाया जा चुका है 2020 तक। दैट मीन्स इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने में। पर सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने से ही एक फर्म है वो अच्छे से काम करेगी? हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में प्रॉब्लम है, ये एक इशू। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ यहाँ पर इंक्वायर की जाती है और क्या चीज़ इंक्वायर होनी चाहिए। कनेक्शन देने से ही कोई काम थोड़े ना चल गया। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही कंटिन्यू नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, तो उस केस में फिर आप क्या वाकई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा इंडिया का एक केस ये बता रही है राइटर कि वर्ल्ड बैंक में जो सर्वे किया जाता है उसमें प्रोप्राइटरशिप देखी जाती है। अब हमारे यहाँ पर जितने भी एंटरप्राइजेज है ना, उनमें से आप देख के चलो कि लगभग 63% तो ऐसी कंपनीज हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के काम करती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये हो गया कि जो ऑनर है, मालिक है वो, और जो बिजनेस एंटिटी है वो दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने अपना खुद का फर्म शुरू कर दिया और वो ही अपने हिसाब से अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करा करके और काम कर रहा है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो इंडिया में तो 63% लोग, तो 63% जो एंटरप्राइजेज है, बिजनेसेस हैं, वो तो इस तरीके के हैं जिसमें ऑनर और वो कंपनी दोनों एक ही हैं। अब सवाल ये आ गया, यहाँ पर आप कौन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख लोगे? यहाँ पर अब जबकि इन्वेस्टमेंट अगर आता है बड़ा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर कोई कैलकुलेट करता है तो कौन देखता है जी? आउट ऑफ इंडिया वाले ही तो देखेंगे। अब वो आकर के कोई इन सोल प्रोप्राइटरशिप वाली कंपनीज में तो इन्वेस्ट करते नहीं है, वो तो ये देखते हैं कि कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है किसी कंपनी का, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, कितना ऑलरेडी जो इकोनॉमिक बेस है उस कंपनी का कितना है, वो सारी चीज़ें देख करके। जबकि हमारे यहाँ पर लिमिटेड पार्टनरशिप के ऊपर कितनी परसेंट कंपनी काम कर रही है? ओनली 14%। तो इन्वेस्टमेंट तो हमारे यहाँ पर 14% में ही आता है, और उन 14% में इन्वेस्ट करने के लिए ही जो फॉरेनर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मेजर करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना हो रहा है? इसका मतलब तो यही हो गया ना कि केवल फॉर्मल सेक्टर जो है ना हमारे सिस्टम में, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं किसी भी एक फर्म में, और साथ में जो गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वो फॉलो करते हैं, तो फॉर्मल सेक्टर हो गया। तो उस केस में ये है कि केवल 14% एंटरप्राइजेस को ये आप नोटिस करना चाह रहे हो क्या? तो एक तरीके से कवरेज है वो भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस की लिस्ट भी कोई छोटी नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो हमें जो माइनॉरिटी ऑनर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो तो इंडियन इंडस्ट्रीज में बहुत छोटा सेगमेंट है, क्योंकि 14% ही ऐसी एंटरप्राइजेज है जिनमें कि लिमिटेड पार्टनरशिप है। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब कि हर एक शेयर होल्डर की अपनी खुद की एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी के ऊपर अकेले का अधिकार है। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में मुकेश अंबानी के शेयर 14-15% या 13% के लगभग ही हैं। बाकी और इन्वेस्टर्स है, कोई छोटे इन्वेस्टर है, कोई बड़े इन्वेस्टर है।
तो ये लिमिटेड पार्टनरशिप वाला जो सेगमेंट है ये इंडिया में बहुत कम है, और आप इन्हीं के अंदर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई थोड़ा बहुत 2-3-5 लाख 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठा है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करो तो वो तो केवल 14% एरिया में ही कर रहे हो भैया आप, बाकी क्या क्या गारंटी। तो आयरनी क्या आ रही है कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमारे यहाँ पर फॉर्मुलाइज सिस्टम है उस पर ही ध्यान दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो जी कि गेटिंग क्रेडिट मतलब उधार मिलना, लोन मिलना कितना आसान है, ये भी आप फोकस में रखते हो, पर यह है कि वहां पर ऑब्टेनिंग में कितना आसान है। देखो एक तो क्रेडिट मिलना, अब क्रेडिट तो मिलना तो ये है कि आपने कोई फाइल अप्लाई की और उसके बाद में आपको जो लोन रिक्वायरमेंट था उसके बाद में प्रोसेस हुआ और आपको लोन मिल जाता है, एक तो ये। दूसरा, लेने में प्रॉब्लम कितनी आई वो, तो दोनों में अपने आप में बहुत चीज जो मेन इशू आता है वो ये कि हम रिकॉग्निशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, और वो रिकॉग्निशन हो रहा है बैंक्रप्सी लॉ के बेसिस पे, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ है या फिर क्रेडिट रेटिंग सिस्टम जो ऑलरेडी चल रहा है उनके बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक्चुअल में एक इंडिविजुअल को या एक फर्म को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्रेडिट को ऑब्टेन करने में। ठीक है, अब फेल हो गए वो लोन रिटर्न करने में, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिबिल जैसी जो कंपनियां चलती हैं वो अगर अपने हिसाब से रैंकिंग देती है तो उसके बेसिस पे आप ये चेक करते हो, तो आपको रियल में पता पड़ रहा है क्या कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक बंदे को या एक फर्म को लोन लेने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ में आगे और क्या प्रॉब्लम आती है, देखो हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो क्लाइमेट जो है ना बिजनेस का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने बताया कि 14% फॉर्मल है और बाकी बचा हुआ 86% इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे यहाँ पे। तो उस केस में आप किस बेसिस पे रैंकिंग दे रहे हो, केवल 14% लोगों के 14% फैक्ट्रीज है उनके बेसिस पे। तो पॉइंट ये है कि क्या वर्ल्ड बैंक को अपनी कवरेज के लिए ये जो वेटेज देने की बात है इसको चेंज नहीं करना चाहिए। आज इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेज हैं जिनके बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें इंडिया 149 कंट्रीज में 139th रैंक पे आता है। अब आप देख लो कितना पुअर परफॉर्म कर रहा है। पर वही चीज है कि सुपरफिशियल दैट मीन्स केवल दिखावटी तौर के ऊपर रिफॉर्म्स किए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हम मूव कर गए और हमारी रैंकिंग बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप देखो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया बिल्कुल अटेंशन ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उधर कोई सुपरफिशियल चीज़ें नहीं है, वो क्रूड चीज़ें हैं। क्रूड का मतलब कि एक्चुअल में जो चीज़ें इंप्रूव होगी। तो अब ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसके बारे में जरूर देखोगे, कौन रिलीज करता है, क्या इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ। ओके, तो सवाल ये आ जाता है कि आप इस तरीके की रैंकिंग देख करके क्या साबित करना चाहते हो। अगर यहाँ पे चाइना की बात की जाए ना, तो चाइना की और इंडिया की रैंकिंग में बहुत फर्क हो चुका है। चाइना की रैंकिंग 89th बताई जा रही है, आगे हम देखेंगे अभी इसमें, है ना। उसकी वजह, उसके बावजूद भी जिस साल में चाइना की रैंकिंग 89 थी ना, उसके बावजूद भी चाइना में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। अब ये क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देख करके ही, इस रैंकिंग को देख करके ही इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे क्या? उनके पास में पहली चीज तो कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से केवल सिग्नल ले सकते हैं कि हाँ किसी कंट्री में क्या माहौल बना हुआ है। अगर सॉलिडली देखा जाए ना कि किसी भी कंट्री में क्या एक एनवायरनमेंट है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है बिजनेसेस को कंडक्ट करने का, उसके लिए फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। दैट मीन्स एम्फेरिकल एविडेंसेस पे काम करना होता है। पर सवाल ये होता है कि उनको इतना पता नहीं है, बस थोड़ा सा सिग्नल मिलता है और वो इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा। तभी तो आप देख सकते हो ना कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं अलग कंट्रीज़ की बात करें, जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तो क्या करते हैं कि किसी एक बड़ी कंपनी जो कि फॉरेनर कंपनी है, जिसका बेस डेस्टिनेशन कंट्री जैसे कि इंडिया की हम बात कर रहे हैं वहां पर है, और उसके थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें यहाँ पर इंडिया में उनको रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना पड़ता, तो पैसा भी वो आसानी से इन्वेस्ट कर लेते हैं। और जब उनको लगता है कि यार इंडिया की सरकार तो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में सेकंडों के अंदर वो पैसा निकाल के भी ले जाते हैं। 2020 की बात है कि हाँ 89 या 85 है। देखो चाइना की रैंकिंग 85th थी, उसके बावजूद भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एफडीआई किसी ने रिसीव किया है ना 2020 में, तो वो चाइना था। अब इससे और क्या समझने की कमी रह गई है। ठीक है, इसके अलावा आगे देख सकते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
रेगुलेशंस को इन पर भी ध्यान दिया जाता है, पॉलिटिकल मैसेजेस पर भी ध्यान दिया जाता है, वो चीज़ें ठीक है। पर सवाल ये है कि एक तरफ तो आप जो एम्प्लॉयर है उसके फेवर के लिए लॉज बना देते हो। फॉर एग्जांपल अभी लेबर लॉज हमारे यहाँ पर इंडिया में आए हैं, उसमें क्या है कि वर्कर्स को एम्प्लॉय करने की जो पावर्स है वो ज़्यादातर किसके हाथ में आ गई, जो भी एम्प्लॉयर है वो कंपनी का ओनर होगा वो, दैट मीन्स अपनी विल पे हायर करना, अपनी विल पे फायर करना, अपने हिसाब से उनको यूज़ करना। तो इसका तो देखो ऑब्जेक्शन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कर दिया कि अगर आप लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ही नहीं करोगे तो कैसे आप सस्टेनेबल मैनर में काम कर पाओगे। तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई वो कवरेज नहीं मिलता है। तो देखो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज और पॉलिटिकल बेनिफिट्स, ये दोनों चीज़ें अपने आप में हैंड इन हैंड चलती है। ये एक तरीके से हर एक कंट्री के अंदर एक ट्रायल का मेथड होता है। देखो सीधी सी बात है, आज अगर एक सरकार है उसने कोई पॉलिसी बनाई और जो पॉलिटिकल पार्टी अभी रूलिंग है वो पता पड़ा कि अगले इलेक्शंस में हार गई, तो वो अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करेगी। और उनका तो काम क्या है, डेमोक्रेसीज है, वोट बैंक के हिसाब से काम। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो अपनी पॉलिसी को अगर चेंज करेंगे तो नुकसान फिर अल्टीमेटली किसको उठाना पड़ेगा, एक तो लोगों को और एक है इन्वेस्टर उनको। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल गेन के चलते बहुत ज़्यादा इश्यूज भी रहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का जो ये पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पॉइंट है ना, इसमें पहले से ही कमियां है। डेटा के साथ मैनिपुलेशन हुआ है वो तो है ही गड़बड़, बाकी पहले से ही बहुत सारी कमियां हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सपीरियंस सीधा सीधा हाईलाइट करता है कि एक तो डेटा में कितनी पावर है, डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, एक आप रंग मतलब आप कहते हो ना कि बुरी से बुरी इकोनॉमी को भी आप ऊपर तक चढ़ा दोगे, ठीक है। तो और दूसरी तरफ आप देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चाइना को रैंकिंग अच्छी क्यों नहीं मिलती, या चाइना की तरफ से प्रेशर क्यों बनाया गया। प्रेशर बनाने की तो वजह ये है कि चाइना में देखो कम्युनिस्ट पार्टी रिजीम है, चैलेंज तो कोई करेगा नहीं वहाँ के रिजीम को, तो इंटरनली कोई इशू नहीं है। फिर इंटरनेशनली देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक में चाइना की इकोनॉमी की जो रैंकिंग है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पीछे क्यों है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी नहीं होने की वजह से वर्ल्ड बैंक जो है वो अपनी ये रैंकिंग रिलीज करता है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक को कौन टैकल कर रहा है, यूएस। अब आप देखो कि कितनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं, कितनी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस इंडेक्स के अंदर। तो ये डिसीजन लेने से पहले हमें ये तो सोचना होगा कि क्या वाकई में उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। मतलब चाहे कोई भी रिजीम हो, डेमोक्रेसी हो, कम्युनिस्ट रिजीम हो, मिक्स हो, क्या वो सब लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। क्या साउंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को हम कैप्चर कर रहे हैं इस इंडेक्स के अंदर। पहला सवाल तो ये है, इसका जवाब ढूंढना जरूरी है। दूसरा कि ये जो इंडेक्सेस हैं क्या इतने पावरफुल हैं कि वाकई में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, उन डिसीजंस को लेने में आपको एक अच्छा साइन या अच्छे सिग्नल्स दे दे, जो कि केवल और केवल एक एंटिटी वर्ल्ड बैंक उसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो सवाल का दोनों का आंसर क्या आ जाता है, नो। ये दोनों चीज़ों के आंसर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं देता। कवरेज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है स्टैंडर्ड्स, और साथ में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज पैरामीटर्स इस आप देख सकते हो केवल और केवल एक इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे हो रहा है। तो इसके लिए डाइवर्सिफाइड मैनर में काम होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी ही केवल एक मुद्दा नहीं रह जाता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर एक किसी भी कंट्री के अंदर किसी को भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो केवल इकोनॉमी नहीं, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी समझने की ज़रूरत होती है। तो डाइवर्सिफाइड मैनर में कवरेज प्रॉपर नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये था पूरा डिस्कशन, हमने दो आर्टिकल्स देख लिया। अब लास्ट में एक आर्टिकल है, उसकी समरी थोड़ी सी लेते हैं। लास्ट आर्टिकल में तो ये है, देखो फेसबुक से एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल, ठीक है, फ्रांसिस ह्यूजेन, इन्होंने अपनी तरफ से विसल ब्लो की है फेसबुक के अगेंस्ट में, और ये कहा है कि फेसबुक किस तरीके से आप कह सकते हैं माल प्रैक्टिसेस का यूज़ करता है, और जो एप्लीकेशन जो भी है फेसबुक की उससे यूज़र्स को बहुत ज़्यादा हार्म होती है। इन्होंने लगभग 60 मिनट का इंटरव्यू दिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल को, और उसमें अपनी तरफ से पूरी बातें कही कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो टारगेट होना चाहिए, जो इनका मेन फोकस होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में इनकी जो फंक्शनिंग है उनमें देखा जाए तो एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। तो ह्यूजन ने जो भी अपने इंटरव्यू में बातें बोली ना, वो कुछ ऐसी है कि एक तो हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ठीक है।
धर्म को, रेस को, इनका नाम ले लेकर के दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयों का राइज हो जाना, है ना, दो इंडिविजुअल्स के बीच में राइवलरी आ जाना, बोले ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो यूथ पीपल है ना उनकी वेल बींग को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, उनकी मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ाती चली जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पता है, उसके बावजूद भी वो रोकने की कोशिश नहीं करते हैं इस तरीके के हेट स्पीच और इंसाइटमेंट्स को। आप देखो कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते हैं फेसबुक ने अपनी तरफ से अपनी एल्गोरिदम को चेंज तो किया था कि कैसे भी करके पॉलिटिकल कंटेंट को पोलराइज होने से बचाया जा सके। जब ये 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में, उस टाइम पर तो फेसबुक ने बहुत सोच समझ करके काम किया, पर जैसे इलेक्शन खत्म हुए फेसबुक ने अपना फिर से एल्गोरिदम रिस्टोर कर दिया जो पहले था। अब एल्गोरिदम भी ऐसी बनाई जाती है इनके द्वारा कि आप एक बार एक्सेस करना शुरू कर दोगे तो आपकी जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो ही स्क्रॉल बाय स्क्रॉल होती चली जाएगी और आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब आपका माइंड सेट है वो चेंज हो गया। और जब तक आप समझ पाओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो केस है वो टीनेजर्स को। अब बच्चे हैं उनको नहीं पता होता, जज करना नहीं आता है, वो तो जो देखते हैं उसी तरीके का ओपिनियन क्रिएट करते हैं और उसी ओपिनियन के चलते हो सकता है कि उनके हाथों से कुछ गलती हो जाए। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है इस विसल ब्लोअर के द्वारा। तो फेसबुक की जो लीडरशिप है उन्होंने भी कितनी बैड एक्टिविटीज़ कंडक्ट की हैं समाज के अंदर, एक तरीके से हेट्रेड फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते तो रोक सकते थे। आर्टिफिशियल बेस्ड एल्गोरिदम्स यूज़ होती है और उनका तरीका क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक लोग जो हैं वो फंसे रहे वहाँ पर। अब आप एक बार फेसबुक पे लग जाओ, बस स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप, छोड़ दो इसको। ये आप यहाँ से अगर ये वीडियोस देखते हो ना, ये हम जो डिस्कशन करते हैं, तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर करना शुरू कर दो सोशल मीडिया को। आप देखो इमोशनल रिस्पॉन्सेस को बहुत गंदे तरीके से यूज़ किया जाता है क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो कुछ चीज़ों के साथ में। और आपकी लाइकिंग क्या है? लाइकिंग आपके इमोशंस ही तो है, और आपके इमोशंस के हिसाब से वो आर्टिफिशियल बेस्ड एल्गोरिदम आपको सजेशन देता रहेगा, तो आप उसी में उलझे रहोगे, लगातार उसी में फंसे रहोगे। बोला तो ये जाता है कि लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी बनाई जा रही है, पर सवाल ये है कि इसका साइड इफेक्ट कितना आ रहा। आप ये देखो ना, हर एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप देखो प्रॉफिट और पब्लिक गुड दोनों चीजें इंश्योर रहती हैं। प्रॉफिट तो क्या फेसबुक देखती है, और पब्लिक गुड का मतलब हो गया पब्लिक हार्मनी, लोगों के बीच में प्यार भाईचारे वाली जो फील होनी चाहिए वो। पर पॉइंट क्या है? हेट्रेड को प्रमोट करने में लगातार कोशिशें की जा रही है। सोशल मीडिया और पब्लिक गुड, ये दोनों की अगर बात करें तो दोनों साइड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है? एक रॉबस्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार किया जाए इस तरीके से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? विसिल बजाना, सिटी बजा देना, क्या किस लिए? कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, अलर्ट हो जाओ, संभाल लो, नहीं बाद में पता नहीं कितना बड़ा ब्लंडर निकल के आएगा। तो ज़रूरत क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है ना एप्लीकेशंस को, इनको एथिकली अपग्रेड करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर समाज में इसी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। तो ये था पूरा केस कि हमें कितना सोच समझ करके इन एप्लीकेशंस पे रिलाई करना चाहिए और कितनी ज़रूरत है इन एप्लीकेशन को, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को एथिकली अपग्रेड होने की। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो देख लिए। आप एक बार नज़र और डाल लेना बचे हुए आर्टिकल्स पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।